You're listening to Ecofiles podcast by Wildlife Conservation Trust. This is Field Voices, a special Hindi series hosted by Raza Kazmi. अब मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा रोड है, आप एक टाइगर रिजर्व के पास में से वो जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वो टाइगर रिजर्व या उसके बाजू के पॉपुलेशन तक सीमित नहीं है। वो दूसरे राज्य का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे यहाँ के टाइगर जा से या फिर उधर के टाइगर इधर आ सकता है, उस पे भी इम्पैक्ट होगा। जबकि वो प्रोजेक्ट साइट जो है वो एक ही टाइगर रिजर्व के पास है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट के दूसरे टाइगर पॉपुलेशन पे भी पड़ रहा है। नमस्कार, खुशामदीद। WCT के पॉडकास्ट इको फाइल्स की श्रृंखला फील्ड वॉइसेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा काज़मी। मैं एक वन्यजीव संरक्षक, लेखक, वन्यजीव इतिहासकार और कहानीकार हूं और WCT में संरक्षण संचारक के रूप में कार्यरत हूं। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला में आप मिलेंगे संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली उन शख्सियतों से जिनका काम तो अद्भुत है, लेकिन जो अमूमन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उन कार्यों को अंजाम देते हैं। चाहे वो धरातल पर कार्यरत फील्ड से जुड़े लोग हों या युवा वन्यजीव जीव विज्ञानी, संरक्षण समाजशास्त्री हों या व्यवहार मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री हों या वन्यजीव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या अन्य संरक्षण कार्यों से जुड़े लोग जिनकी आवाज़ें हम अक्सर कम सुनते हैं। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का हर एपिसोड आपको न सिर्फ ऐसे ही किसी अद्भुत व्यक्ति से मिलवाएगा, बल्कि आपको उनकी कहानी से प्रेरित भी करेगा। आप सोचते होंगे कि एक वन्य जीव विज्ञानी का जीवन तो रोमांच से भरपूर होता होगा। वह दिन और रात जंगलों में बिताता होगा, बाघों, भालू, हाथी से रोज रूबरू होता होगा। लेकिन शायद सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ऐसा नहीं है कि ये सभी रोमांच एक वन्यजीव विज्ञानी की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ यही उसकी जिंदगी नहीं है। तो फिर एक वन्यजीव विज्ञानी जो संरक्षक भी है, उसकी कार्य जिंदगी के और क्या पहलू हैं? अब इसका जवाब तो एक वन्यजीव विज्ञानी ही देगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान आदित्य जोशी से। आदित्य जोशी WCT के मध्य भारत संरक्षण शोध इकाई के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बैंगलोर से प्रशिक्षित, कारंथ जे पॉल गेटी पुरस्कार से पुरस्कृत आदित्य जोशी ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख वनों में सालों से वन्यजीव शोध और संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान दिया है, खासकर संरक्षित क्षेत्र के परे सामान्य वनों के जंगलों में। कैसा रहा है आदित्य का ये वन्य जीव विज्ञानी के रूप में जीवन सफर? क्या रहे हैं उनके अनुभव, उनके योगदान और उनके संरक्षण से जुड़े विचार? जानेंगे ये सब और बहुत कुछ और आज के इस साक्षात्कार में। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फिर आदित्य, शुरू से शुरू करते हैं। जंगल जानवरों में आपकी रुचि कब और कैसे शुरू हुई, और जीव विज्ञान और संरक्षण के क्षेत्र में आपका प्रवेश कैसे हुआ? मैं आदित्य जोशी, मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट में हेड करता हूँ, कंजर्वेशन रिसर्च डिवीजन। जब से मुझको याद है, मुझको हल्का इंटरेस्ट रहा है वाइल्ड लाइफ में। मोस्टली बर्ड्स, जो न्यूज़पेपर्स में फोटो छपते थे बहुत बार, टाइगर के, डिफरेंट एनिमल्स, अफ्रीकन एनिमल्स, तो मैं उसको कट करके रखता था कि वन डे अगर देखने को मिले तो अच्छा रहेगा, जब बड़े होंगे तब। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ। फिर जैसे स्कूल में आए, कुछ नेचर के क्विज, या फिर बेस्ड इन नागपुर, तब के नेशनल पार्क्स बहुत पास में है। नवेगा हो गया, पेंच हो गया, बोर हो गया। तो जनरली वीकेंड को कभी कभी जाते थे। तब टाइगर तो उतने नहीं दिखते थे, लेकिन बाकी जानवर, वो फील जो जंगल का एक होता है, दैट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। देन ग्रेजुएशन में देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ लिटिल बिट मोर, स्टार्टेड रेस्क्यूइंग स्नेक्स, सांप का रेस्क्यू, या फिर जब संक्रांत के टाइम में कुछ बर्ड्स इंज्योर हो जाते हैं तो टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो एक लोकल एनजीओ के साथ यूज्ड टू रन अ स्मॉल रेस्क्यू सेंटर। तो वही करते करते फिर देन गॉट इनटू मोर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। थोड़ा पढ़ाई शुरू किया उसके बारे में, सीइंग कि बाकी के लोग क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं। तो एक तो है कि वाइल्ड लाइफ एंजॉय करना, वो एक तरीका है, और दूसरा टू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कि कुछ
वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं जो इलाज करते हैं जानवरों का, या फिर जो साइंटिस्ट है जो काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर उसी को करियर करने के लिए देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और फिर एनसीबीएस पीआईएफआर का जो कोर्स है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोलॉजी, उसमें अप्लाई किया। और जैसा मैं इस पॉडकास्ट के पहले आपसे बात कर रहा था, तो आपकी पढ़ाई के दौरान फील्ड कार्य क्षेत्र भी मध्य भारत के जंगली रहे, खासकर प्रोटेक्टेड एरिया के परे टेरिटोरियल जंगल, जिनको हम सामान्य वन कहते हैं। तो उन शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, क्या चुनौतियां थीं सामान्य वनों में काम करने की, और आपके उस शुरुआती शोध के क्या उद्देश्य थे और उनके क्या नतीजे रहे? क्योंकि मेरा लगाव सेंट्रल इंडिया के साथ ही था, और तब ज़्यादा लोग कोई सेंट्रल इंडिया में काम नहीं करते थे। फ्यू पीएस जो है, जैसा कान्हा तब बहुत पॉपुलर था, पेंच, उसमें थोड़ा काम होता था। लेकिन मुझको इंटरेस्ट था कि वो जो पीएस है उसके बियॉन्ड भी फॉरेस्ट है। तो कॉलेज डेज में हम जनरली बाइक लेके इधर उधर घूमते रहते थे, तो वहां पे भी हमको टाइगर के साइंस दिखते थे, या फिर किल होता था तो लोग बताते थे। पता तो था कि टाइगर्स हैं पीए के बाहर भी, लेकिन कितने हैं, कहाँ से आते हैं, वो बहुत क्यूरियोसिटी था। तो वही क्यूरियोसिटी को लेके जो मेरा मास्टर्स का डिसर्टेशन था, इट वाज बिल्ड अपॉन दैट, कि ये जो जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है सेंट्रल इंडिया के, वो कितने कनेक्टेड है, और जो टाइगर्स है वो कितने दूर तक जाते हैं, और जो इंटरवीनिंग लैंडस्केप है, बीच का जो फॉरेस्ट पैचेस है, तो वो कितने दूर तक उसमें हमें टाइगर का प्रेजेंस मिल सकता है, या फिर वो यूज हो सकता है। तो दैट सेट द टोन। उसके बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। हमें पता चला कि टाइगर्स कैन डिस्पर्स अप टू 650 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, और बीच के पैचेस कितने भी छोटे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए। और फिर उसी के ऊपर आगे का काम जो है, उसका न्यू जो थी वो वही थी कि ठीक है, अगर वो टाइगर्स यूज करते हैं तो फिर कितना लैंडस्केप ऑक्यूपाइड है। तो उसके लिए बहुत सिंपल, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं लगते, क्योंकि जितना भी कैमरा ट्रैपिंग का काम होता था वो बहुत, एक तो एक्सपेंसिव हुआ करते थे उस जमाने में कैमरा ट्रैप्स, और चोरी होने का डर। तो आप टाइगर रिजर्व में लगा सकते हो क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल है, और थोड़े ही कैमरा ट्रैप्स हुआ करते थे, तो उसी से टाइगर की गिनती हुई करती थी। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि टाइगर रिजर्व के बाहर जो कॉरिडोर का एरिया है, जो टेरिटोरियल के फॉरेस्ट डिवीजन है, जहाँ पे लोगों का भी बहुत आना जाना होता है, आग भी लगती है, कुछ भी, तो इक्विपमेंट एक रिसोर्स क्रंच होता ही है वाइल्ड लाइफ में। या हम कितना भी बड़ा काम करने की सोचे, जितना रिसोर्सेज होगा उसके हिसाब से काम होगा। इसलिए पहले स्टेप हमने कहा कि ठीक है, इनडायरेक्ट जो साइंस होता है उसके हिसाब से पहले सर्वे करते हैं बड़ा लैंडस्केप का। उसके लिए क्या लगता है, जीपीएस लगता है, पैदल चलना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी छोड़ने के लिए एक गाड़ी चाहिए, बाकी तो पूरा फील्ड स्किल है। तो वी स्टार्टेड विद दैट, और फिर हमने मैप किया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चंक जो फॉरेस्ट का है उसमें टाइगर प्रेजेंस होने की, और बाकी के क्या कोविरेट्स है, कि फॉरेस्ट कंडीशन कैसा है, लोगों का आना जाना कैसा है, कैटल के कितने साइंस हैं, आग लगती है नहीं लगती है, जो उनका प्रे स्पीशीज है उसका प्रेजेंस है या नहीं है। तो वो सारे कोविरेट्स कलेक्ट करने के बाद पता चला कि कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत टाइगर के साइन मिल रहा है। तो अभी एक तो वो वन टाइम इवेंट भी हो सकता है कि कुछ ही इंडिविजुअल से वो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उसके साइंस मिल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो साइक्लिक है, कि एक सीजन में आपको मिल रहा है बहुत सारे टाइगर्स, दूसरे इसमें नहीं मिल रहा है। तो वो जो सिलेक्टेड पैचेस थे जहाँ पे हमको टाइगर्स मिले, वहाँ पे देन वी स्टार्टेड डूइंग कैमरा ट्रैकिंग, कि पता था कि वर्थ इन्वेस्टिंग है। एंड फिर हमें डेटा मिलने लगा कि जो टाइगर्स है वो वहाँ पे रेसिडेंट है। जब हम ईयर ऑन ईयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनका कैमरा ट्रैपिंग सिस्टमेटिकली, जो टाइगर रिजर्व में होता है वही, लेकिन ये बाहर के एरियाज में, तब पता चला कि वहाँ पे रेसिडेंट टाइगर पॉपुलेशन है एंड इट्स ब्रीडिंग। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये टाइगर्स आते कहाँ से। तो जो मास्टर्स में जेनेटिक्स का काम किया था, जिसमें सैंपल सिर्फ जो प्रोटेक्टेड एरियाज है दूर दूर से वहां से कलेक्ट किया था, इसको हमने और नैरो डाउन किया, जिसमें सैंपल प्रोटेक्टेड एरिया के अलावा फिर ये बीच के जो पैचेस है वहां से भी कलेक्ट किए, तो और फाइन स्केल रेजोल्यूशन देखने के लिए। तब पता चला कि जो नॉर्मल हमारा कहना होता है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, वो ब्रीडिंग ग्राउंड है टाइगर्स के, वो सोर्स साइट है। वहाँ पे टाइगर्स ब्रीड करते हैं, वहां से बाहर जाते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, और जो कॉरिडोर के एरियाज है, मल्टीपल यूज एरियाज है जहाँ पे बहुत लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। तो जब ये कैमरा ट्रैपिंग प्लस जेनेटिक्स का काम बाहर किया, तब पता चला कि ऐसा नहीं है।
कुछ-कुछ ऐसे पैचेस हैं जो बड़े हैं, जिसमें टाइगर्स ब्रीड तो करते हैं, लेकिन दे एक्ट एज़ अ सोर्स फॉर नेबरिंग टाइगर रिजर्व्स एज़ वेल। तो मान लीजिए कि आपका सेंट्रल चंदा, चंद्रपुर, ब्रह्मपुरी के पैचेस हैं, तो वो इंडिविजुअल्स दे रहे हैं आपके नागजीरा, नरवेगा। उसके बाद वो ताडोबा में भी वो इंडिविजुअल्स जाते हैं। तो वो दोनों जगह से होता है। तो टाइगर रिजर्व के भी इंडिविजुअल्स बाहर जाते हैं, और ये जो बाहर का जो कुछ यूनिक पैचेस है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज़ अ फाउंडिंग पॉपुलेशन फॉर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। तो जैसे एक ग्रेट एग्जांपल है कावल टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व था, लेकिन टाइगर्स आते-जाते थे या फिर थे ही नहीं। एक वक़्त समय था कि टाइगर थे ही नहीं वहाँ पे। तो एक अभी न्यूली फॉर्म वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ ऑफ ताडोबा, कनाडगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तब वो नॉर्मल एफडीसीएम का एरिया हुआ करता था, कॉर्पोरेशन का। तो वहाँ जो अभी पॉपुलेशन है कावल में, तो वो पूरा पॉपुलेशन जो फाउंडिंग है, वो इसी एरिया से है। तो ये एक आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, कॉरिडोर का एरिया है, जहाँ के टाइगर्स आके एक टाइगर रिजर्व में उन्होंने एक फाउंडिंग पॉपुलेशन क्रिएट किया है, एंड नाउ दैट टाइगर रिजर्व कैन रिकवर। तो दैट्स द ब्यूटी। जैसा साइंस आगे बढ़ता है, वैसे हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी चेंज होना चाहिए, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा। अगर हम मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें और ज़्यादा चीज़ें पता चलती है। अभी हम ये कार्निवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी यही सेम चीज़ जो है वो हर्बीवोर्स के लिए डिफरेंट स्केल पे काम करती है। जैसे आप देखोगे गौर, उसके बाद मंजैक, ये एक हैबिटेट स्पेशलिस्ट है जिनको अनडिस्टर्ब्ड एरिया पसंद है। अगर उनका हमें देखना है कि इन द लॉन्ग रन वो कैसे डिस्पर्स हो पाएँगे और उनका कैसा रिकवरी होगा, तो उसके लिए हमें और फाइन स्केल पे काम करना पड़ेगा। बहुत ही दिलचस्प। अच्छा आदित्य, हम सब जानते हैं कि संरक्षण और वन्यजीव विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हर इंसान के मन में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि मेरे काम से क्या कुछ बदलेगा? क्या मेरे काम में ये संभावना है कि उसका ऐसा व्यापक असर हो जो वनों और वन्यजीवों की बेहतरी की दिशा में नीतिगत बदलाव लाए? आपका काम, और मैं पूरी कहानी इस सवाल में ही ज़ाहिर नहीं कर देना चाहता, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि वो आप इस सवाल के जवाब में विस्तार से बताएं। लेकिन आपका कान्हा पेच कॉरिडोर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम ना सिर्फ विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि आपके काम ने इस क्षेत्र में देश का पहला वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए निर्मित एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की पूरी प्रक्रिया में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सड़कों का वन्यजीवों पर क्या असर होता है? आपका इस क्षेत्र में क्या काम रहा? और आखिरकार कैसे आपके शोध ने राष्ट्रीय राजमार्ग में वन्यजीवों के लिए बने कॉरिडोर बनाने की कवायद में मदद की? इस सब पर ज़रा प्रकाश डालें। ज़रा लंबा सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पे विस्तार से बताएं। जी, तो एक तो होता है कि एकेडमिक सेटअप कि आपको जानना है कि स्पीशीज़ के बारे में, और दूसरा होता है कि एक अप्लाइड, क्योंकि हम एक कंज़र्वेशन फील्ड में हैं, ना कि कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे मोर फोकस इज़ ऑन एकेडमिक्स पब्लिशिंग पेपर। जो यहाँ पे काम है इट्स मोर अबाउट अप्लाइड, कि आप साइंस का इस्तेमाल करके किस तरीके से कंज़र्वेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो जो नेशनल हाईवे 7 अभी जो 44 के नाम से जाना जाता है, तो उसका एक यूनिक केस है, जिसमें बहुत सारे सिविल सोसाइटीज़, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोकल लोग, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया टू सेव अ कॉरिडोर। तो अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। अब जो पुराने रोड हैं, वो तो जाते हैं जंगल में से। अब अगर हम कहेंगे कि हमको नए रोड बनाने हैं, पुराने रोड बंद करना है, तो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये मैट्रिक्स है, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पे टाइगर का जो कॉरिडोर्स है, वो फैले हुए हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक रोड शिफ्ट भी करना चाहा, राइट या लेफ्ट, ऊपर नीचे, तो कहीं न कहीं तो कट करेगा। जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी को अगर हमको बड़ा करना है, अवॉइडेंस सबसे पहली चीज़, कि अगर हम नई कोई चीज़ बना रहे हैं, तो जो भी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब हो सकता है, पीए में से अगर जा रहा है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं और जो हमको लगने ही वाली है, अगर उसको हमको अपग्रेड करना है, तो किस तरीके से किया जाए ताकि वाइल्ड लाइफ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम कर सकें, साथ में जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी मीट हो सके। तो वो एक यूनिक केस था, जहाँ पे कभी जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है, और मान लीजिए जो एनएचएआई है,
जो रोड बिल्डिंग का काम करता है, उन्होंने कभी फेस ही नहीं किया कि उनको पता ही नहीं कि ठीक है ये रोड है, उसके लिए हम एफसी प्रपोजल देंगे और ज़्यादा लैंड नहीं लगता है। हम जब देखते हैं प्रपोजल्स, तो आप माइन का अगर प्रपोजल देखते हैं तो इतने झाड़ कटेंगे, इतना एरिया लगेगा। जो लीनियर के प्रपोजल होते हैं रोड के, तो हम मान लीजिए डबल लेन भी कर दिए, तो उसमें एक 4 रोड झाड़ की कटेगी। तो ऐसा देखने के लिए हमको लगता है कि अरे ये तो ज़्यादा कुछ माँग नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लीनियर का इम्पैक्ट देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब छोटा रास्ता होता है, तो उसमें हमको बहुत सारे जानवर मरे हुए दिखते हैं। फिर वो रास्ता बंद हो जाता है, तो वो जानवर मरते हैं कुछ समय तक और उसके बाद हमको कोई भी जानवर मरे हुए नहीं दिखते। तो लोग मान लेते हैं कि ठीक है, ये तो कुछ अभी डैमेज नहीं हो रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए। लेकिन वो एग्ज़ैक्टली उल्टा है। तो उसमें क्या हो गया है कि पहले जानवर ट्राई करते थे क्रॉस करने के लिए, मरते थे। फिर बड़ा हो गया, तो उनको लगा कि वो क्रॉस कर सकते हैं, वो क्रॉस करते-करते मर जाते हैं। उसका तो बैरियर हो गया, इधर के जानवर इधर, उधर के जानवर उधर। वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। और जो हमें रोड दिखता है, उसके बाद उसका नॉइज़ होता है, फिर वाइब्रेशन होता है, लाइट होता है। तो एक ज़ोन बन जाता है कि रोड के आजू-बाजू कुछ एनिमल्स कभी आते ही नहीं हैं। अब ये जब ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो वो जो पॉपुलेशन है, वो फ्रेगमेंटेशन हमको ऐसे विजुअली नहीं दिखेगा, लेकिन वो फ्रेगमेंट हो जाता है। तो जैसा जो एमएससी का काम था मेरा, जिसमें दिखा कि टाइगर्स 650 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा रोड है, आप एक टाइगर रिजर्व के पास में से वो जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वो टाइगर रिजर्व या उसके बाजू के पॉपुलेशन तक सीमित नहीं है। वो दूसरे राज्य का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे यहाँ के टाइगर जा से या फिर उधर के टाइगर इधर आ सकते हैं, उस पे भी इम्पैक्ट होगा। जबकि वो प्रोजेक्ट साइट जो है, वो एक ही टाइगर रिजर्व के पास है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट के दूसरे टाइगर पॉपुलेशन पे भी पड़ रहा है। तो वो एक मेन चीज़ थी कि टाइगर्स का कनेक्टिविटी है और अगर आप कुछ भी वो सेक्शन में करते हो, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, वो सिर्फ़ वहीं पे लोकलाइज़ नहीं है। उसका फार बियॉन्ड दूसरे एरियाज़ में भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो वो एक पहले चीज़ थी कि कॉरिडोर सही में यूज़ होता है और अगर होते हैं, तो फिर उसका क्या महत्व है इस लैंडस्केप में। तो ये जो केस था जो बहुत लंबा चला, बहुत सारे लोगों ने उसमें योगदान दिया, तो उसका एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास था कि किस तरीके से हम मिटिगेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर पाएँ, ताकि एनिमल्स क्रॉस भी करें उसको और उसके साथ-साथ वो जो रोड है, उसका जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो इस तरीके से हो कि जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, जो हमें स्पीड चाहिए, जो ट्रैफिक वॉल्यूम चाहिए, उसको भी वो मीट करे। तो उसमें से जो निकला बाहर वो था एनिमल अंडरपासेस, जिसमें एनिमल्स नीचे से क्रॉस कर सकते हैं, ट्रैफिक ऊपर से जाएगा। और उसमें भी बहुत टेक्निकलिटीज़ थी कि किस जगह पे बनना चाहिए स्ट्रक्चर, कितना ऊँचा होना चाहिए, क्योंकि ये लैंडस्केप में हाथी भी है। तो मान लीजिए जो भी लीगल केस होता है, उसी को रेफ़र किया जाता है आगे भी। तो आप जो पहला कोई भी नया चीज़ करते हो अ, वाइल्ड लाइफ़ या फिर कोई भी फ़ील्ड में जिसका एक जुडिशियल एंगल होता है, तो आपको आगे का भी सोचना है उसमें। मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम ये केस रेफ़र होता है, किसी और लैंडस्केप में जहाँ पे हाथी है। तो फिर क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होते हैं, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो सिर्फ़ देखेगा कि आपने लॉ फ़ॉलो किया या नहीं किया। लेकिन वाइल्ड लाइफ़ में कैसा है कि सिर्फ़ लॉ के भरोसे नहीं होता है, क्योंकि इट्स अ इवॉल्विंग फ़ील्ड। तो उसमें फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है, कि ठीक है, आपने बोल दिया कि मिटिगेशन स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल क्या है, कितना खर्चा आएगा। तो वो जो हाई कोर्ट्स है, जिसमें ये केस चला, तो वो उनका मैंडेट नहीं है, उसी के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। तो वो एक बहुत पेचीदा मामला था जिसमें सीईसी, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर एनजीटी, वो तीनों एक साथ अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें देख रहे हैं और उसमें से फिर जो निकला फाइनली, सो उसके बेसिस पे लीनियर गाइडलाइन जो है आज इंडिया में, जो मिनिस्ट्री ने इश्यू की है, तो वो बेस जो फॉर्म हुआ है, वो इस केस से फॉर्म हुआ है, कि किस तरीके से होना चाहिए। जिसमें अगर सबसे बड़ा जानवर अगर हम देखते हैं हाथी, तो उसको भी फिट होना चाहिए और जो बाकी जानवर है उसकी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए वो एक हिस्टोरिकल केस स्टडी है इन टर्म्स ऑफ लीनियर।
बहुत ही प्रेरणादायक। अच्छा आदित्य, आपको मध्य भारत के जंगलों, खासकर विदर्भ और कानापेंच लैंडस्केप में काम करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। इस लंबे समय में आपने क्या बदलाव देखे, अच्छे और बुरे? एक तो है जो मॉनिटरिंग का काम हुआ है, वो अभी एक्सपेंड हुआ है बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरिया। तो पहली बात तो बहुत सारे जो पुराने पीएस थे, उसका मैनेजमेंट काफ़ी हुआ है। ऑल्दो फोकस्ड ऑन टाइगर्स, रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है, टर्म्स ऑफ हैबिटेट का जो रिकवरी है। उसके बाद पीए एक्सपेंशन का काम बहुत अच्छे से हुआ है। तो एवरेज साइज़ अगर हम पीए का देखें तो काफ़ी छोटा है इंडिया में एज़ कम्पेयर्ड टू अदर प्लेसेस। तो अगर हम टाइगर्स की बात करें तो उनको बहुत बड़े एरियाज़ लगते हैं। डिपेंड करता है कि कितना प्रे डेंसिटी है। जितना ज़्यादा प्रे डेंसिटी होगा उतना होम रेंजेस जो है वो एनिमल्स के छोटे होंगे टाइगर्स के। लेकिन ऑन एन एवरेज तभी भी जो टाइगर्स हैं उनको 90 टू 100 स्क्वायर किलोमीटर तो लगता ही है। को अगर देखते हैं तो हमारे जो साइजेस हैं पीएस के, वो काफ़ी छोटे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे पीएस का एक्सपेंशन किया गया। एग्जिस्टिंग छोटे पीएस जैसा बोर एक 60 स्क्वायर किलोमीटर की सेंचुरी है। उसको एक्सपैंड करके उसका कोर फॉर्मेशन हुआ और फिर उसका बफर, तो आज वो करीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। तो ऐसा काफ़ी न्यू जो हमारे पीएस है वो भी डिक्लेयर हुए हैं। घोड़ाझरी, प्राणिता, कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स जैसे कोपेला कोला मार्का, कनालगांव। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है पीएस का स्पेसिफिकली फॉर वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे हमको रिकवरी दिखेगी। अब दूसरा अगर हम देखेंगे कि जो पीए के बाहर के फॉरेस्ट है, स्पेशली जहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होता है, गढ़चिरौली, वहाँ पे हमें बहुत लार्ज स्केल पे डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो जो हमारा एज होता है फॉरेस्ट का, वो स्लोली और भी अंदर जा रहा है। तो लॉट ऑफ फॉरेस्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट। दूसरी चीज़ है एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी इन फॉरेस्ट, कि जो लोग जाते हैं स्पेशली फ्यूल वुड एक्सट्रैक्शन के लिए, वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। तो वो एक चेंज है, वो दिखता है। और अभी मॉनिटरिंग के कारण हमें पता चलता है कि टाइगर्स डिस्पर्स हो रहे हैं इस जगह से उस जगह, क्योंकि हर जगह पे कैमरा ट्रैपिंग होता है। तो हमें महाराष्ट्र का टाइगर मिलता है उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो पहले जेनेटिक से दिखता था, वो अभी हम फोटो के द्वारा देख सकते हैं कि एक्चुअल टाइगर ये पहले कहाँ पे कैप्चर हुआ था, कहाँ पे गया। तो वो जो लैंडस्केप नेगोशिएट करके जा रहे हैं वो, तो ओवर द टाइम वो जो लैंडस्केप है उसका रेजिस्टेंस फॉर एनिमल मूवमेंट इंक्रीज हो चुका है। माइनिंग एक्टिविटीज, उसके बाद लीनियर ट्रैफिक स्पीड वॉल्यूम, सिर्फ बड़ा रोड होने से हिंड्रेंस नहीं है। आपका छोटा रोड होगा, सरफेस अच्छा होगा, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा और स्पीड ज़्यादा है, तो दैट इज मोर डेंजरस rather than having a large road with nothing on it. तो वो लैंडस्केप जो चेंज हुआ है, दैट इज ड्रास्टिक ओवर द पीरियड। रिडक्शन इन फॉरेस्ट साइज और मल्टीपल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटी। उमूमन संरक्षण की जब बात होती है, और खासकर मध्य भारत के जंगलों में संरक्षण की बात करें, तो हमारा अधिकतर ध्यान बाघों के संरक्षण पर केंद्रित होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाघों के संरक्षण पर इस फोकस के कारण अन्य वन्यजीवों के संरक्षण पर कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, खासकर मध्य भारत के परिप्रेक्ष्य में? तो हाँ, जैसे इंडिया का जो कंजर्वेशन मॉडल है स्पेशली टेरेस्ट्रियल, वो एक तो हाथी पे फोकस्ड है या फिर टाइगर पे। तो टाइगर अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं हम, कि एक वो स्पीशीज का हैबिटेट अगर हम सिक्योर करते हैं उसमें मैक्सिमम स्पीशीज आ जाते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम जिस स्पीशीज की बात कर रहे हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या है और वो कौन से स्टेज पे थे। अगर उनका इनिशियल पॉपुलेशन ही बहुत कम था, तो उसके रिकवरी के लिए हमें और एडिशनल चीज़ें करने पड़ेंगे। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो कुछ स्पीशीज है जो लोकली अबंडेंट है ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, जैसे कि आप मान लीजिए हाइना। लेकिन आप जैसे आते हैं टुवर्ड्स सेंट्रल इंडिया डाउन साउथ, तो वो सिर्फ क्लस्टर्स में बचे हुए हैं एंड स्लोली वो क्लस्टर्स भी अभी नहीं दिखते हैं हाइनास के। दैट इज वन स्पीशीज। दूसरी अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रे, तो है मंजैक। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मंजैक को चौसिंगा जो दिखता है तो कंफ्यूज कर जाता है। उनको दिखता है चौसिंगा जो ओपन एरियाज, एरिड लैंडस्केप में भी सरवाइव करता है, जो उसको बार्किंग डियर कह देते हैं लोग। लेकिन बार्किंग डियर एक ऐसा है जो सिर्फ अच्छे पैचेस जो है, प्रोटेक्टेड पैचेस, गुड क्वालिटी फॉरेस्ट, उसी में बचे हैं जहाँ पे फ्रिक्वेंटली फायर लगती है या फिर अंडर स्टोरी नहीं है, क्योंकि वो ब्राउजर है, वो सिर्फ घास नहीं खाता, पत्ते भी चाहिए।
तो जो 6 फीट के नीचे का एरिया है, जो पत्ते हैं, जो पैलेटेबल रहेगा वही खाएँगे। और अगर विद डिग्रेडेशन ये स्पीशीज़ सफ़र करती है। गौर, वो भी पैची डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और कुछ बहुत यूनिक जैसे कि मान लीजिए आप जायंट स्क्विरल, वो कंप्लीटली आर्बोरियल है, कैनोपीज़ में रहती है और उनको फ्रेगमेंटेशन और क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट से बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले, और अभी आप देखोगे तो बहुत चंद जगहों पे हैं, क्लस्टर्स में बचे हैं, आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैं। तो इनको इज़िली रिवाइव किया जा सकता है एंड देन वी कैन हैव दैट ओवरऑल बायोडायवर्सिटी फोकसिंग ऑन डिफरेंट स्पीशीज़। तो आपने सुने बतौर जीव वैज्ञानिक आदित्य की जीवन यात्रा से जुड़े कई दिलचस्प किस्से और मध्य भारत में संरक्षण से जुड़े कई मुद्दों पर उनकी बातचीत। पर अभी आदित्य से बहुत कुछ सुनना और जानना बाकी है। क्या कहा? क्या सुनना और जानना? जी, अब ये जानने के लिए तो आपको इस साक्षात्कार के अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा। तो जल्द मिलते हैं आदित्य जोशी के साथ फील वॉइसेस पॉडकास्ट के अगले भाग में। Thank you very much for listening. This podcast is presented by Wildlife Conservation Trust. This episode of Field Voices was written and hosted by wildlife historian and conservation communicator at WCT, Raza Kazmi. Shrutika Mulay, WCT's multimedia and digital communications executive, worked on the sound design, mixing, and editing. The artworks for the podcast have been created by Akshaya Zakaria, graphic designer and illustrator at WCT, along with Shrutika Mulay. To know more about the guests and our work, do visit www.wildlifeconservationtrust.org.